गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण अपने आपतित प्रकाश किरण का परावर्तन किस तरीके से करता है, अर्थात किसी दी गई आपतित प्रकाश किरण के लिए परावर्तित प्रकाश किरण किस प्रकार हमें प्राप्त होगी। तो देखिए, इसके लिए हमें वही परावर्तन के दो नियम यहाँ लागू करने होंगे जो कि हमने समतल दर्पण के लिए बताए थे। मैंने वहाँ बताया था कि समतल दर्पण के लिए जो परावर्तन के दो नियम हम बता के चल रहे हैं वो समान रूप से मान्य होंगे उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के लिए भी, अर्थात गोलीय दर्पण के लिए भी परावर्तन के वे ही दो नियम मान्य हैं जो कि समतल दर्पण के लिए। परावर्तन का एक नियम हमने बताया था कि परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर होना चाहिए, बराबर होगा। और दूसरा नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो देखिए, इधर मैंने अवतल दर्पण से परावर्तन के लिए डायग्राम प्रदर्शित कर रखे हैं। रे डायग्राम है ये, किरण आरेख है, किरण चित्र है। इधर उत्तल दर्पण से होने वाले परावर्तन के लिए रे डायग्राम, किरण आरेख प्रदर्शित कर रखे हैं। देखिए, ये कोई आपतित प्रकाश किरण है जो कि इस अवतल दर्पण पर बिंदु M पर आकर आपतित हुई है। अगर मुझे इस बिंदु M से परावर्तित प्रकाश किरण प्राप्त करनी है, परावर्तन यहीं से होगा, आपतन बिंदु से ही परावर्तन होता है, तो परावर्तित प्रकाश किरण किस दिशा में जाएगी, इसके लिए मुझे आपतन बिंदु M पर ये जो गोलीय दर्पण है इस पर अभिलंब खींचना होगा। अब चूंकि यह अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण गोले का एक पार्ट होता है, गोले का ही एक भाग होता है, तो इस गोले के पृष्ठ के बिंदु M को अगर मैं इस गोले के सेंटर C से मिला दूं, ये वक्रता केंद्र उस गोले का सेंटर ही होता है जिस गोले का पार्ट है ये अवतल दर्पण। क्लियर बात। तो अगर इस पृष्ठीय बिंदु M को मैं गोले के केंद्र C से मिला दूं तो ये गोले की त्रिज्या बन जाएगी, और गोले की त्रिज्या जो होती है वो गोले के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। इतना हम मैथ से जानते हैं कि गोले की त्रिज्या गोले के पृष्ठ पर अभिलंबवत होती है। तो ये त्रिज्या हो गई और ये त्रिज्या इस आपतन बिंदु M पर अभिलंब का काम करेगी। तो यहाँ अभिलंब हो गया MC। क्लियर है। ये आपतित किरण, ये अभिलंब, और हम जानते हैं कि आपतित किरण व अभिलंब के मध्य का कोण होता है आपतन कोण, और जितना आपतन कोण होगा उतना ही होना चाहिए परावर्तन कोण भी। तो देखिए, अभिलंब के दूसरी ओर जाएगी परावर्तित किरण उतना ही कोण बनाते हुए जितना कि आपतन कोण है। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आई थी आपतित किरण अभिलंब के साथ, तो अभिलंब के साथ परावर्तित किरण हमें 30 डिग्री का कोण बनाते हुए खींच देनी है। क्लियर है। तो इस आपतित किरण के लिए हमने परावर्तित किरण किस प्रकार प्राप्त करी, हमने बिंदु M पर अभिलंब खींचा और हमने देखा कि अभिलंब के साथ आपतित किरण कितना कोण बनाते हुए आ रही है। अभिलंब के साथ आपतित किरण जितना कोण बनाते हुए आ रही है उतने ही कोण पर हम अभिलंब के दूसरी ओर परावर्तित किरण खींच देंगे। तो चूँकि ये समांतर प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण पर आपतित हुई है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से परावर्तित होकर गुजरती है उस बिंदु को हम फोकस बोलते हैं। तो ये फोकस हो गया F। क्लियर है बात। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अवतल दर्पण पर उसकी मुख्य अक्ष के समांतर आकर आपतित होने वाली प्रकाश किरण उसके फोकस F से गुजर जाती है। क्लियर है बात। ऐसे ही अगर मैं इस आपतित को तो बना दूं परावर्तित और इस परावर्तित को बना दूं आपतित, देखिए इस डायग्राम में ऐसा ही किया है मैंने। ये जो परावर्तित है इसको मैंने आपतित बना दिया और ये जो आपतित थी इसको मैंने परावर्तित बना दिया है। क्लियर है बात। इस रे डायग्राम में एरो अपोजिट कर दिया है इसका। तो देखिए, अब आपतित प्रकाश किरण इसमें ये हुई, ये फोकस F से गुजरते हुए दर्पण पर आकर आपतित हुई है, ये आपतन बिंदु हो गया। अब हमें परावर्तित प्रकाश किरण प्राप्त करनी है तो हमें इस आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचना होगा, और अभिलंब वही तरीका जो मैंने अभी बताया था कि इस बिंदु M को अगर वक्रता केंद्र C से मिला दें तो इस अवतल दर्पण की ये वक्रता त्रिज्या बन जाएगी। गोले की बोल लें तो त्रिज्या होगी, अवतल दर्पण की बोल लें तो वक्रता त्रिज्या होगी। क्लियर बात। और अवतल दर्पण गोले का एक पार्ट ही होता है। क्लियर बात। और इतना हम जानते हैं कि गोले की त्रिज्या गोले के पृष्ठ के इस M बिंदु पर अभिलंब का काम करेगी। अभी हमने बताया था वहाँ भी, तो यहाँ भी MC अभिलंब हुआ। ये बात आप ध्यान रखिए कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, अगर हम इनके पृष्ठीय बिंदुओं को वक्रता केंद्र C से मिला दें तो वो उस बिंदु पर अभिलंब बन जाता है। क्लियर बात। ये
अवतल दर्पण का पृष्ठीय बिंदु है, पृष्ठीय बिंदु को वक्रता केंद्र सी से मिला दिया तो ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया। अभिलंब हमें इसलिए खींचना पड़ता है क्योंकि अभिलंब के एक ओर जितना कोण बनाते हुए आती है आपतित किरण, दूसरी ओर उतना ही कोण बनाते हुए हमें भेजनी होती है परावर्तित किरण। क्लियर बात। और हमें दी गई आपतित किरण के लिए परावर्तित किरण प्राप्त करनी है तो आपतन बिंदु एम पर हमें अभिलंब खींचना होगा। अभिलंब हमने खींच लिया एम सी। फिर हम इस एंगल को मेजर करेंगे कि आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाते हुए यहाँ आकर आपतित हुई है। फिर जितना कोण बनाते हुए यहाँ आकर ये आपतित हुई थी एम बिंदु पर, उतना ही कोण बनाते हुए अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए हमें अभिलंब के दूसरी ओर परावर्तित किरण खींच देनी होती है। देखिए हमने यहाँ भी आर बराबर आई बताया, यहाँ भी आर बराबर आई बताया। इट मीन्स जितना ये एंगल है उतना ही एंगल ये होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें परावर्तित किरण खींचनी है अभिलंब के दूसरी ओर। क्लियर बात। इसमें देखिए ये आपतित प्रकाश किरण है, ये आपतित प्रकाश किरण, तो इसका निष्कर्ष देख लीजिए एक बार। इसमें निष्कर्ष ये निकला कि जो प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के फोकस से गुजरकर जाकर दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या था, इसमें था कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ कौन सी बात है, यहाँ ये बात है कि आपतित प्रकाश किरण प्रकाश वक्रता केंद्र सी से गुजरकर जाकर दर्पण के बिंदु एम पर आपतित हुई है। अभी मैंने बताया था कि जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को अगर वक्रता केंद्र सी से मिला दिया जाए तो हमें अभिलंब प्राप्त हो जाता है। तो देखिए आपतित किरण भी यही है और अभिलंब भी यहाँ यही है, एम सी अभिलंब भी है। तो ये आपतित किरण अभिलंब के अनुदिश आते हुए ही अभिलंबत ही इस बिंदु एम पर आपतित हुई है। इट मीन्स अभिलंब भी यही और आपतित किरण भी यही है, इसलिए दोनों के बीच का कोण आई 0 हो गया, आपतन कोण 0 हो गया। और इतना हम जानते हैं कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, तो परावर्तन कोण भी 0 ही होना चाहिए। और परावर्तन कोण 0 तभी होगा जब परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश ही चली जाए, अभिलंब के ऊपर से ही गुजर जाए। क्लियर बात। तो अभिलंब के ऊपर से ही परावर्तित प्रकाश किरण जाएगी, तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि आई भी अभिलंब के अनुदिश ही है और गई भी अभिलंब के अनुदिश ही है। अभिलंब के ऊपर से ही आकर यहाँ आपतित हुई है और अभिलंब के ऊपर से ही गुजरते हुए परावर्तित होगी, तभी परावर्तन कोण 0 हो सकता है। क्योंकि परावर्तन कोण होता है परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच का कोण, तो ये 0 तभी होगा जब अभिलंब के ऊपर से ये गुजर जाएगी। आई भी अभिलंब के ऊपर से, गई भी अभिलंब के ऊपर से। इट मीन्स आने का जो पथ है वही जाने का पथ भी होगा। तो निष्कर्ष ये निकला कि अवतल दर्पण पर जो प्रकाश की किरण उसके प्रकाशी केंद्र सी से गुजरते हुए दर्पण पर आकर आपतित होती है, वो पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है परावर्तन के पश्चात। क्लियर बात। यहाँ हम देखें तो देखिए ये आपतित प्रकाश किरण, ये हो गया यहाँ आपतन बिंदु, यहाँ ध्रुव आपतन बिंदु का काम कर रहा है। अब हमें इस आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचना है। देखिए जहाँ भी प्रकाश किरण आपतित होती है उसी बिंदु पर हमें अभिलंब खींचना होता है, और अभिलंब के साथ हमें परावर्तित किरण उतने ही कोण पर खींच देनी होती है जितने कोण पर आपतित किरण आई है अभिलंब के साथ। क्लियर बात। यही अप्लाई कर रहे हैं हम सभी में। देखिए ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचना होगा तो मुझे पी को सी से मिलाना होगा। अब ये पी सी जो है यहाँ क्या बन गई, अभिलंब बन गया। तो ये इस दर्पण की मुख्य अक्ष भी है और ये अभिलंब भी है, तो अभिलंब हो गया। और अभिलंब के साथ आपतित किरण कितना कोण बना रही है, आई, ये आपतन कोण हो गया। और इतना हम जानते हैं कि परावर्तन कोण उतना ही होगा जितना आपतन कोण है। तो अभिलंब के दूसरी ओर हमें परावर्तित किरण खींच देनी है, कितना कोण बनाते हुए, उतना ही कोण बनाते हुए जितना कोण बनाते हुए आपतित किरण आकर यहाँ आपतित हुई है। अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए आई है आपतित किरण, अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए हमें परावर्तित किरण खींच देनी होती है अभिलंब के दूसरी ओर। क्लियर बात। ये मैंने बताया अवतल दर्पण से परावर्तित प्रकाश किरण प्राप्त करना किसी दी गई आपतित प्रकाश किरण के लिए। इसमें हमने R=I वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। और तीनों एक ही तल में, आप किसी भी डायग्राम में देख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में है। इसमें भी तीनों एक ही तल में है, इसमें भी तीनों एक ही तल में है, इसमें भी, क्योंकि परावर्तन में ये 2 नियम लागू होंगे। इसमें देखिए इधर वाले डायग्राम उत्तल दर्पण के लिए है। ये उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर आकर यहाँ कोई प्रकाश किरण आपतित हुई है, आपतन बिंदु एम। अभी मैंने बताया कि आपतन बिंदु को अगर वक्रता केंद्र सी से मिला दें तो अभी अभिलंब प्राप्त हो जाता है। तो देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो है
MC, और MC को मैंने इधर एक्सटेंड भी कर दिया है क्योंकि हमें आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण बताना है, तो अभिलंब को हमें इधर भी एक्सटेंड करना होगा। तो मैंने M को C से ज्वाइन कर दिया है और फिर उस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया है, तो ये अभिलंब है, ये आपतन बिंदु M पर अभिलंब है। और अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बनाया गया ये कोण आपतन कोण है, और इतना हम जानते हैं कि परावर्तन कोण उतना ही होगा जितना आपतन कोण है। तो अभिलंब के दूसरी ओर हम आपतन कोण के बराबर मान का परावर्तन कोण लेते हुए परावर्तित किरण खींच देंगे। क्लियर है बात। लेकिन वो जो परावर्तित किरण खींचेंगे हम यहाँ किसके लिए, मुख्य अक्ष के समांतर आकर आपतित होने वाली प्रकाश किरण के लिए जो परावर्तित किरण खींचेंगे, अगर हम उसको पीछे एक्सटेंड करें तो उसके फोकस पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो निष्कर्ष ये निकला कि उत्तल दर्पण में उसकी मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से निकलकर आती हुई लगती है। अगर इधर कोई दृष्टा खड़ा है तो उसको ये प्रकाश किरण कहाँ से आती हुई लगेगी, इस ऐप से निकलकर आती हुई लगेगी। क्लियर है बात। तो समांतर प्रकाश किरण का परावर्तन किस तरीके से हुआ, परावर्तन इस तरीके से हुआ कि परावर्तित किरण इसके फोकस से निकलकर आती हुई लग रही है इधर खड़े किसी दृष्टा को। क्लियर है बात। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने इसका अपोजिट डायग्राम बनाया। अपोजिट का मतलब ये जो एरो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी है। आपतित को हमने परावर्तित किरण बना दिया है और परावर्तित को आपतित बना दिया है। देखिए ये आपतित प्रकाश किरण है जो कि इस तरीके से आकर यहाँ आपतित हुई है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये ऐप पर जाकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इधर अपारदर्शी लेपन है, तो किरण यहाँ तक ही आकर टकराकर परावर्तित होकर चली जाएगी, पीछे नहीं जा सकती अपारदर्शी लेपन के कारण। क्लियर है। तो यहाँ पर आई, ये आपतन बिंदु हो गया, यहाँ पर आकर टकराइए, ये आपतन बिंदु हो गया। अब हमें यहाँ परावर्तित प्रकाश किरण प्राप्त करनी है, तो M को वक्रता केंद्र C से मिलाइए। तो वक्रता केंद्र C से मिलाकर फिर इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये नॉर्मल बन गया, ये अभिलंब बन गया। और अभिलंब के साथ ये वाला एंगल मेजर कर लीजिए। अभिलंब के साथ आपतित किरण कितना कोण बनाते हुए आई है, जितना कोण बनाते हुए आई है आपतित किरण अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए दूसरी ओर हमें क्या खींच देनी है, परावर्तित किरण खींच देनी है। क्लियर है बात। तो हमें ये परावर्तित किरण प्राप्त हो जाएगी इस आपतित किरण के लिए। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकला कि अगर उत्तल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आकर आपतित होती है कि वह कहाँ जाकर मिलती हुई लगे, उसके फोकस पर जाकर मिलती हुई लगे, तो ऐसी प्रकाश किरण का परावर्तन किस दिशा में होगा, मुख्य अक्ष की समांतर दिशा में होगा। परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में परावर्तित होकर चली जाएगी। क्लियर है बात। यहाँ बात करें हम तो देखिए ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु को C से मिला दिया तो ये MC हो गया अभिलंब। तो ये पूरा अभिलंब ही है, देखिए ये अभिलंब बन गया। तो आपतित किरण अभिलंब की दिशा में ही आकर आपतित हुई है, अभिलंब भी यही और आपतित किरण भी यही। तो दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, आपतन कोण कितना हुआ, 0। अब आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 0, क्योंकि परावर्तन का नियम बोलता है कि परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर ही होता है। तो आपतन कोण 0 तो फिर परावर्तन कोण भी 0। परावर्तन कोण 0 तभी होगा जब अभिलंब के ऊपर से ही गुजर जाए परावर्तित किरण यहाँ दर्पण से परावर्तन के पश्चात। तो दर्पण के बिंदु M से जब परावर्तन होगा तो परावर्तित किरण अभिलंब की दिशा में ही लौट जाएगी। तो अभिलंब यही है, तो उसके लौटने का पथ वही होगा जो कि आने का पथ है। तो आपतित किरण जिस पथ से होते हुए आकर यहाँ आपतित हुई है, परावर्तित किरण उसी पथ से लौट जाएगी, परावर्तित होकर चली जाएगी। क्लियर है बात। इसमें देखिए ये आपतित किरण किस तरीके से आकर यहाँ आपतित हुई थी, ये इस तरीके से यहाँ आकर आपतित हुई थी कि इसको अगर आगे एक्सटेंड करें तो ये इसके वक्रता केंद्र C पर जाकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पीछे जा नहीं सकती, अपारदर्शी लेपन है, तो आएगी यहाँ टकराएगी और टकरा कर यहीं से परावर्तित होकर चली जाएगी। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष ये निकला कि अगर उत्तल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आकर आपतित होती है कि उसको आगे की ओर एक्सटेंड करने पर वो वक्रता केंद्र C पर जाकर मिलती हुई लगे, तो ऐसी प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है जिस मार्ग से वो आई थी। क्लियर है बात। ऐसे ही यहाँ बात करें तो ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र C से मिलाएंगे तो ये हो गया अभिलंब या मुख्य अक्ष अभिलंब का काम कर रही है।
ये अभिलंब हो गया, तो अभिलंब व आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण, और परावर्तन कोण उतना ही होगा जितना आपतन कोण है। तो हमें परावर्तित किरण प्राप्त करने के लिए इस अभिलंब के साथ जितना आपतन कोण है उतना ही कोण बनाते हुए एक किरण खींच देनी है जाती हुई, तो ये परावर्तित किरण हो जाएगी। क्लियर है। तो मैंने अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी किसी दी गई आपतित प्रकाश किरण के लिए, किसी दी गई आपतित प्रकाश किरण के लिए परावर्तित किरण प्राप्त करने का प्रोसेस यहाँ बताया है। क्लियर है। ऐसे ही हम किसी भी आपतित प्रकाश किरण के लिए परावर्तित किरण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमें परावर्तन के वो दो नियम लागू करने हैं, R=I वाला, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये वाला नियम। क्लियर है बात। तो इस टॉपिक में हमें यही देखना था कि किसी दी गई आपतित किरण के लिए परावर्तित किरण किस प्रकार खींचते हैं। थैंक यू।